नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर अफेयर्स। और आज हम देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अगर भारतीय संविधान का भाग है तो भारतीय संविधान बनने के लिए प्रस्तावना को किन चरणों का सामना करना पड़ा, किन स्तर तक जाकर ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अंग बनता है और बनने में किन समस्याओं का, कहते हैं कोर्ट के केसों का सामना करना पड़ता है। आज इसी विषय का एनालाइज इस क्या कहते हैं लेक्चर के दौरान करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना का जो निर्माण है यानी जो प्रस्तावना बनाई गई है वह भारतीय संविधान के निर्माण के बाद बनाई गई है। तो समझना क्या है दोस्तों, पहले भारतीय संविधान बनाया गया है, फिर उसके बाद प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है। कहने का मतलब प्रस्तावना जो बनाई गई है भारतीय संविधान के हिसाब से बनाई गई है, भारतीय संविधान के अनुसार बनाई गई है, ठीक है, ना कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान बना है। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान ने प्रस्तावना बनाई है, ना कि प्रस्तावना ने भारतीय संविधान बनाया है। ये एक मूलभूत अंतर है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल आदर्शों उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य और ये कहते हैं कि इसका आदर्श ये प्रस्तावना में पाया जाता है। प्रस्तावना में क्या चीज़ पाई जाती है, उद्देश्य और आदर्श। और कहा भी ये जाता है दोस्तों कि अगर भारतीय संविधान को देखना है तो आप प्रस्तावना को देख लीजिए, क्योंकि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना में निहित है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रस्तावना के अंदर मूल आदर्श और उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। अगर हम देखें, एक केस हुआ था बेरुबारी केस। बेरुबारी एक जगह का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये केस जो है बेरुबारी केस के नाम से जाना जाता है, साल 1960 है, ठीक है। तो न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कहने का मतलब दोस्त कि बेरुबारी केस में ये बताया गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। इस केस के तहत ये तय हो गया था कि भाई जिस प्रस्तावना की हम बात करते हैं, या अगर हम किताब के अंदर पहला पन्ना अगर देखते हैं तो वो प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो ये किस केस के तहत बताया गया था, ये बेरुबारी केस के तहत बताया गया था। इसके पीछे का क्या कारण था अभी हम आगे आके देखते हैं, जिसमें बताया गया है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रही है, वो भारतीय संविधान को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान से जोड़ के क्यों नहीं देखती है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर उद्देश्य और आदर्शों के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि भारत के संविधान में जो आदर्श हैं, उद्देश्य है, इसका कोई जगह नहीं है। ऐसा किस केस का मानना है, बेरुबारी केस का मानना है। साल 1960 की बात है। बेरुबारी पश्चिमी बंगाल राज्य का एक भूभाग है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा रह चुका है बेरुबारी। तो ये जो मुद्दा है, ये जो केस हुआ है बेरुबारी को लेकर, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह को लेकर है, क्योंकि भारत के द्वारा पाकिस्तान को ये जगह सौंप दी गई थी। तो भारतीय संविधान तो हम पढ़ते ही हैं, भारतीय संविधान में तो भारतीय जनता की एक तरह से आत्मा बसती है, परंतु अगर देखें तो भारतीय के अंदर जो प्रस्तावना है, भारतीय जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, जिसकी वजह से भारत की जो जनता है वो भी एक तरह से इमोशनली अटैचमेंट है। तो भारत के जनता के द्वारा एक तरह से विरोध जताया गया था सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ ही एक तरह से विरोध जताया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि ये जो भारत के द्वारा बेरुबारी जो जगह है, वेस्ट बंगाल में जो जगह है, वह किसको दे दी गई है, पाकिस्तान को। जो कि आज के समय में, वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल जो वर्तमान समय के अंदर जो बेरुबारी जगह है वो आज के समय में बांग्लादेश के पास है। तो ये 1960 की बात चल रही है, क्योंकि 1971 में युद्ध होता है तो वेस्ट जो बांग्लादेश एक अपना क्या कहते हैं नक्शे में उभर कर आता है, एक देश की तरह उभर कर आता है। तो आपको इतनी भी बारीकी समझ में आनी चाहिए कि बेरुबारी आज के समय में कहाँ उपस्थित है। तो ये बांग्लादेश के अंदर है, क्योंकि 1960 में केस हुआ था और भारतीय क्या कहते हैं सरकार के द्वारा उससे पहले ही बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो ये भी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि आज के समय में बेरुबारी जगह कहाँ पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि भारतीय जनता के द्वारा विरोध जताया गया, क्योंकि वो आदर्श उद्देश्य की बात करते हैं और भारतीय की जनता का जो एक तरह से लगाव जो संविधान में वही प्रस्तावना में भी है, ठीक है। तो भारतीय जनता के द्वारा ये विरोध जताया गया था और जनता का ये कहना था कि प्रस्तावना जो है ना आम लोगों को शक्ति का मूल स्रोत है। यानी आम लोग क्या कहना है, यानी प्रस्तावना है क्या, आम लोगों की मूल शक्ति का स्रोत है। इसलिए बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंपने से पहले जनता से सहमति लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया था जनता के द्वारा, जिसे न्यायपालिका ने
स्वीकार नहीं किया। न्यायपालिका के अनुसार संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किसी भूभाग को विदेशी सरकार को सौंप सकती है। यानी क्या देखो, न्यायपालिका भी तो अपना पक्ष रखेगी ना, ठीक है। न्यायपालिका क्या क्या कह रही है यहाँ पे कि भाई अगर वो मतलब बेरोजगारी को भारतीय सरकार दे रही है तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, ठीक है। अब वो लॉजिक क्या है कि ये कहने का मतलब यह है न्यायपालिका का कि संसद के पास ना संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किसी भूभाग को विदेशी सरकार को सौंप सकती है। तो इस आधार पर भारतीय सरकार के द्वारा बेरूबारी जगह को किसको सौंपा गया था? पाकिस्तान को। यानी उस समय के तत्काल समय के पाकिस्तान को सौंपा गया था। पाकिस्तान तो आज भी है, परंतु बेरूबारी जो जगह है आज पाकिस्तान में ना रहकर बांग्लादेश में है, ठीक है। तो भारतीय किसी भूभाग को सौंप सकती है विदेशी सरकार को सौंप सकती है, जिसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है, यानी जनता से सहमति लेना ज़रूरी नहीं समझती है, ठीक है। तो ये था न्यायपालिका का रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या लो या फिर वो क्या मतलब उसका क्या रीज़न क्या था, ठीक है, अस्वीकार करने का केस को। तो ये रीज़न थे न्यायपालिका के। फिर हम बात करते हैं 1960 के बाद 1973 में एक बहुत ही भारत के अंदर सबसे पॉपुलर जो केस था ना, उसमें से एक केस है केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। 1973 में न्यायपालिका ने बेरूबारी के निर्णय को एक तरह से पलट दिया। जो भी फैसला लिया था न्यायपालिका ने 1960 में, ठीक है, उस केस को केशवानंद भारती केस के दौरान पलट दिया गया था और प्रस्तावना को संविधान का एक अंग माना गया। तो बस दोस्तों बच्चों समझने वाली बात क्या है, बेरूबारी केस 1960 का वो केस है जो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस 1973 का, ठीक है। ये बोलता है केस, ये इसमें कोर्ट का फैसला आता है कि भैया संविधान का एक अभिन्न अंग है प्रस्तावना, एक ऐसा अंग जैसे कि आपके शरीर में हाथ पैर होते हैं, उसी प्रकार संविधान का ही हिस्सा है प्रस्तावना। तो यह है कहना किसका मानना है, यह कोर्ट का मानना था। तो प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना क्योंकि प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य का वर्णन है। कहने का मतलब क्योंकि प्रस्तावना में क्या दिया गया है, आदर्श और उद्देश्य, तो इसका वर्णन दिया गया जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। कहने का मतलब जो भारतीय संविधान में उद्देश्य और आदर्शों के बारे में बात की गई है वही चीज एक तरह से किसमें बताई गई है, प्रस्तावना में बताई गई है। इसलिए न्यायपालिका प्रस्तावना का प्रयोग भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए भी किया जा सकता है। तो संविधान के किसी भी भाग में अस्पष्टता की व्याख्या के लिए प्रस्तावना को सहारा लिया जा सकता है। यानी कोई भी अगर आपको अनक्लियर चीज़ें हो रही है, क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो किसका सहारा लिया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों ये बात समझने वाली है कि संविधान में कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो वह चीज़ प्रस्तावना के द्वारा व्याख्या की जा सकती है, उसे क्लियर किया जा सकता है। तो व्याख्या के लिए प्रस्तावना की जा सकती है। न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन नहीं, परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे केशवानंद भारती केस में ये भी बताया गया है प्रस्तावना के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, ठीक है। हाँ, यह मूल आदर्श और उद्देश्य की बात जरूर करता है। तो यहाँ पर केशवानंद भारती इस बात पे सहमति बनाते हैं और शक्ति का स्रोत भी माना जाता है, परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग है। वर्ष 1994 में बोम्मईवाद में देखो 1960 का केस यानी बेरोजगारीवाद, ठीक है। फिर दूसरा आप देखोगे 1973 में केशवानंद भारती केस, फिर 1994 में बोम्मईवाद, ठीक है, बोम्मईवाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। यानी आधारभूत ढांचे की बात की जा रही है, किसको, पंथ निरपेक्षता को लेकर, ठीक है, जिसमें यह कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी केशवानंद भारती केस हो या फिर बोम्मईवाद केस हो जो कि 1994 में हुआ था, इन दोनों ने स्वीकार करा कि भाई जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। दो केस ऐसे हैं, परंतु अगर हम बात करते हैं बेरूबारी केस जो 1960 के दशक में हुआ था, वो केस बोलता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है और आपको समझने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान केवल शासन का संचालन का एक माध्यम मात्र नहीं है। कहने का मतलब बस ये शासन को चलाता ही नहीं है, बल्कि ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। कहने का मतलब ये जो प्रस्तावना है, जो संविधान है, ये समाज को चलाती ही नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव भी लाती है।
क्रांति भी समय समय पर लाते हैं। नयापन एक तरह से देखा जाए ना, संविधान अपने आप में अपडेट होता ही रहता है। भारतीय संविधान की ये बड़ी खूबसूरती है, बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। और यही खूबसूरती भारतीय समाज के अंदर बदलाव के तौर पे भी संविधान के द्वारा देखी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं और ये भी बताया गया है कि भारत प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम हैं, इसे बढ़ाइए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास ये वीडियो जाती है तो प्लीज़ इसे पूरा सुनें और सुनने के बाद इसे लाइक करें और दोस्तों तक इस वीडियो तक पहुँच बनाएं, ताकि ये जो आप लाभ ले रहे हो सुनने का, वो भी लाभ आपके दोस्त भी ले सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।